वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, पिछली शताब्दी में एक फ्यूचरिस्ट इकोनॉमिस्ट थे मिस्टर एल्विन टॉपलर, और इंडिया के बारे में काफ़ी उन्होंने अध्ययन किया था और 3 पुस्तकें लिखी जिन्होंने पूरे विश्व में उन्हें बहुत लोकप्रियता मिली और भूचाल लाया। पहली उनकी किताब थी फ्यूचर शॉक, जिसमें उन्होंने कल्पना की थी कि 1970 के आसपास कि फ्यूचर में क्या होगा, कंट्रीज़ में यूएसएसआर कैसे विखंडित हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें लिखी थी उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स। ही प्रेडिक्टेड द फ्यूचर, जो कि काफ़ी हद तक सच भी साबित हुआ। दूसरी किताब उन्होंने लिखी थी थर्ड वेव। ऐसा किताबें तो बहुत लिखी होंगी, जो मोस्ट प्रोमिनेंट बुक्स थी ऑफ दैट पीरियड, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। दूसरी थर्ड वेव में उन्होंने क्या लिखा कि 3 तरह की जनरेशन्स को उन्होंने डिफाइन किया कि पहले तो जो ह्यूमैनिटी इवॉल्व की तो उसने खेती करना सीखा, एग्रीकल्चर। उसके पहले वो बारबेरियन था, शिकार करके जीवन करता था, तो थोड़ा सिविलाइज्ड हुआ एग्रीकल्चर आने से। उसके बाद दूसरी रिवोल्यूशन, जो दूसरी वेव जो उन्होंने कहा सेकेंड वेव, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की थी, जो यूरोप में शुरू हुई। और उन्होंने बात की कि स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज होंगी, धुआं निकलेगा, चिमनी होगी और स्टीम इंजन्स, और ये सब चीज़ें बदलेंगी समाज को। और जो फर्स्ट वेव में जो व्यक्ति था एग्रीकल्चर के बाद, वो एक तरीके से प्रोज्यूमर इकॉनमी थी, अपना अनाज खुद पैदा करता था, खाता था, और अनाज के बदले उसको लेबर मिल जाती थी या कपड़ा भी मिल जाता था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। मनी उतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं था। और सेकेंड वेव में क्या होता है, रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आती है और मशीनों का उपयोग होता है और मनी बिकम्स इम्पॉर्टेंट, एंड टू implement the rules and regulations and laws and to control the society, एक ब्यूरोक्रेसी होती है जिसका अपना दबदबा होता है। मोटी मोटी चीज़ें उन्होंने सेकेंड वेव में ये लिखी। फिर थर्ड वेव में क्या होता है कि थर्ड वेव में नॉलेज बिकम्स इम्पॉर्टेंट। जो स्मोक स्टैक इंडस्ट्री थी, उसकी जगह पे वो कम हो जाती है और चिप्स मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाती है। नॉलेज सोसाइटी बनती, कंप्यूटर्स आ जाते हैं, काम करने के लिए मशीनों का उपयोग होने लगता है। मशीनों का उपयोग तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी हो रहा था, लेकिन नॉलेज में मशीनों का, कंप्यूटर्स का कैसे उपयोग होगा, विच विल चेंज द सोसाइटी। और ये भी होगा थर्ड वेव में कि ये जो सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी थी लॉ एंड ऑर्डर के लिए, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय इनोवेशंस, इंजीनियर्स। जो सोसाइटी में लीड होगा वो टेक्नोक्रेट्स का हो जाएगा। ये उन्होंने थर्ड वेव में प्रेडिक्ट किया था। अब जरा कल्पना करिए, कंप्यूटर भी आ गए 1990 के बाद, और अब जो है एआई आ रहा है। एआई क्या करेगा? अब देखिए, एआई जो आ रहा है, इसमें भारत को या पूरे विश्व को ये सजग होना है कि आफ्टर व्हाट इज एआई? एआई इज नथिंग बट ए मिक्सचर ऑफ मैकेनिकल मशीन्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर्स। उससे क्या होगा कि हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। और अगर रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो बाली के बारे में उल्लेख किया, बाली एक ऐसा कैरेक्टर था कि अगर कोई व्यक्ति उसके सामने आता था तो आधी शक्ति उसके पास आ जाती थी, उसकी अपनी शक्ति प्लस आधी शक्ति सामने वाले की। उसी तरह से हमको सजग ये होना है कि हमको एआई को बाली की तरह से इस्तेमाल करना है। एआई कैन नेवर बिकम द बॉस ऑफ ह्यूमैनिटी
अल्टीमेटली इट इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स, और उसको हमें एज ए मास्टर सर्वेंट, वर्कर की तरह से इस्तेमाल करना है। बुद्धिमानी इसमें है। और जहाँ पूरा विश्व, पूरा वेस्टर्न कंट्रीज इस चीज़ में लगे हैं, इवन चाइना, कि कंप्यूटर्स में, डेटा प्रोसेसिंग में, क्लिनिकल एनालिसिस में एआई का इस्तेमाल करके, जेनेटिक्स में, इस पे जहाँ पूरा विश्व फोकस है, इवन यहाँ तक कि माइनिंग में। अभी अमेरिका की एक फर्म आई है जिसका नाम है कोबाल्ट। कोबाल्ट इज़ सो मच इक्विप्ड विद एआई इन द फील्ड ऑफ माइनिंग। देखिए क्या है कि शुरुआती दौर में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो माइनिंग इंडस्ट्री में क्या था कि सभी जितने भी पदार्थ हम खोजते थे वो ज़मीन के थोड़ा सा नीचे हमको मिल जाते थे, जैसे कोयला हुआ, लोहा हुआ, ये सारी चीज़ें। तो हम जान गए इसके बारे में, तो हम क्या किए कि इनको निकालना शुरू किए, खनन शुरू कर दिए। अभी क्या है कि नाउ दैट फर्स्ट लेयर इज़ गेटिंग डिप्लीटेड, अब हमको नीचे जाना है। अब नीचे जाने के लिए हमको जो डेटा मिलेगा, एक पतला सा छेद करके, बहुत थिन होल करके, उससे जो मटेरियल निकलेगा उसको एनालाइज कर लीजिए एआई बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग डेटा, और बता देगी कि कितने गहराई पे सोना छुपा हुआ है या और रेयर अर्थ मटेरियल छुपे हुए हैं जिनको निकाला जा सकता है। तो कोबाल्ट क्या कर रहा है कि कोबाल्ट एआई का इस्तेमाल करके माइनिंग की खोज कर रहा है। तो भारत जो है, देखिए भारत की स्थिति ये है कि हमारी जो एवरेज औसत आयु वो करीब 35 के आसपास है, और हमारे यहाँ यंगस्टर्स जो बिलो 28 ईयर्स हैं उनकी पॉपुलेशन विश्व में सबसे ज़्यादा है। पहली चीज़ तो हमको इन्हें ट्रेन करना है, स्किल करना है, एजुकेट करना है, और एआई को ग्रैब कर लेना है। और इस्तेमाल कहाँ करना है? जहाँ पे हमारे पास, देखिए भारत में दो चीज़ें हैं, एक तो ह्यूमन रिसोर्स है और दूसरा एग्रीकल्चर रिसोर्स। हमारे पास विश्व की सबसे अधिक भूमि है कृषि योग्य। ये बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। कि कहा तो जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन ये नहीं बताते कि विश्व का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र वाला देश है। तो हमें क्या करना है कि एआई का इस्तेमाल हमको कृषि में करना है। देखिए कहने को तो 40% पॉपुलेशन देश की खेती से जुड़ी हुई है, लेकिन वो कर क्या रही है? कुछ नहीं कर रही है। फार्म लेबर की इतनी क्राइसिस है। तो हमें करना ये है कि फार्मिंग में कैसे एआई का इस्तेमाल करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा लें, और इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स जैसे इनपुट्स को, केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम कर लें, और कैसे नेचुरल फर्टिलाइजर्स को हम इस्तेमाल कर सकें, इस पर हमें एआई को लगाना है। ट्रैक्टर्स को कैसे हम बैटरी ऑपरेटेड छोटे छोटे ट्रैक्टर से रिप्लेस करें, जो जीरो टिलिंग करके, सिर्फ ड्रिल करके सीडिंग कर लें। तो हमारे पास जो सबसे बड़ा रिसोर्स एग्रीकल्चर का है, उसका हम कैसे इस्तेमाल कर लें विदाउट हार्मिंग द सॉयल को जिंदा रखते हुए हम कैसे वर्ल्ड के बेस्ट एग्रीकल्चर में हो जाएं, इस पे हमें एआई को काम में लगाना है। और चूंकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की बहुतायत है, हमें करना यह है कि वैश्विक स्तर की एजुकेशन हमको अपने बच्चों को देनी है। और कंप्यूटर में तो हम पहले ही और सॉफ्टवेयर में आगे निकल गए हैं, लेकिन और ज़्यादा की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहली चीज़ तो एआई की लर्निंग कराई जाए। दूसरी चीज़ है उसको इम्प्लीमेंटेशन, उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है, एप्लीकेशन इंजीनियरिंग, उस पर हमारे जो प्लानर्स हैं वो फोकस करें कि कौन सी डेफिसिट एरियाज़ हैं जहाँ पे इनको हम अप्लाई कर लें। मेडिकल में है, क्लिनिकल एनालिसिस में है, एग्रीकल्चर में है। इसमें जो अगर हम आगे बढ़ के थामे नहीं एआई को, तो जस्ट लाइक मैन्युफैक्चरिंग, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज में पीछे रह जाएंगे। देखिए टॉफलर ने थर्ड वेव में, उसके बाद तीसरी किताब उनकी जो आई थी, दैट वाज पावर शिफ्ट। पावर शिफ्ट 1990 में आई, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि एडवाणी जी जब चुनाव प्रचार में चल रहे थे वाजपेयी जी के साथ में,
आई थिंक आफ्टर 90 और समवेयर अराउंड दैट। तो वो किताब पावर शिफ्ट अपने साथ में लेके चलते थे और प्लेन में उसको पढ़ते रहते थे। पावर शिफ्ट के मुख पृष्ठ पे क्या लिखा है? पावर शिफ्ट का मतलब है कि पावर किसके पास जाएगी, वेयर द पावर विल शिफ्ट टू। तो उसमें पहला पॉइंट जो कैप्शन में लिखा है दैट इज नॉलेज, दूसरे पे वायलेंस है और तीसरे पे वेल्थ है। यानी कि पावर उसके पास होगी जिसके पास नॉलेज होगा, इंटेलिजेंस होगी। और भारत के बारे में उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया पावर शिफ्ट में कि इंडिया विल बिकम द ग्लोबल पावर हाउस, ग्लोबल नॉलेज पावर हाउस ऑफ द होल वर्ल्ड। और उसमें सच्चाई ये थी कि कुछ तो उन्होंने डेमोग्राफी का अध्ययन किया होगा कि चूंकि यंगस्टर्स की पॉपुलेशन होगी और वो एजुकेट हो जाएंगे तो नॉलेज इंडस्ट्री में इंडिया शुड बी गोइंग ऑन द टॉप। तो हमें उनके प्रोडिक्शंस को सच साबित करना है। एक चीज़ उन्होंने और भी कही थी कि 21st सेंचुरी में सिर्फ पढ़ाई लिखाई, लिटरेट और इलिटरेट नहीं होगा डिफरेंशिएशन, बट द डिफरेंशिएशन दैट पर्सन विल बी ट्रीटेड एज मोर एजुकेटेड हु नोज हाउ टू लर्न, नंबर वन, हाउ टू अनलर्न, जो चीज़ बेकार हो गई उसको निकाल देना है दिमाग से, और तीसरा हाउ टू रीलर्न, वो एजुकेटेड होगा जो इन तीन प्रोसेस को जानता होगा। तो जो हमारी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजीज होती जा रही है उसको कैसे हम थ्रो अवे कर दें और नई चीज़ों को एम्ब्रेस कर लें, अडॉप्ट कर लें। थैंक यू।